हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे बच्चे क्रेश कोर्स के हम डे नंबर 7 में पहुंच चुके हैं और इसमें हम करने वाले हैं वोमेन कास्ट एंड रिफॉर्म चैप्टर, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए आज इसको वन शॉट में कंप्लीट करते हैं। और मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं जो कुछ नाम आपको लिखाऊंगा, अब मैं उसका एक शॉर्ट नोट से भी आपको इस वीडियो के बीच में दे दूंगा और लास्ट में आपको कुछ दे दूंगा, तब उसे ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। अगर आप उतना ही याद कर लेते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना सा बस आपको करना है। बाकी हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो टॉपिक लिए हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने में ज़रा उसको समझ लेते हैं। आपके में 5 टॉपिक में मतलब इसको 5 पार्ट मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले आप देखोगे पढ़ने वाले हैं सोशल लाइफ 200 ईयर एगो, है ना, 200 साल पहले की कैसी ज़िंदगी थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर साथ क्या-क्या चेंजेस हुआ 200 साल के बाद, है ना, उसको उसको समझेंगे। फिर रिफॉर्म कैसे आया, खासतौर पे वुमेन रिफॉर्म के बारे में अच्छे से आपको समझना है। कास्ट रिफॉर्म के बारे में अच्छे से समझना है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको समझना है। तो मेरे दोस्त ये जो 3 आपका टॉपिक है, ये जो 3 टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, है ना। सोशल रिफॉर्मर फॉर वुमेन एंड कास्ट रिफॉर्म एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर साल क्वेश्चन आते हैं। प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। कुछ नेम इंपोर्टेंट है, किसने कौन सा रिफॉर्म किया, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, किसका स्थापना किया, ये सारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा सोशल लाइफ 200 ईयर एगो। इसमें देखो सिंपल सा है कि 200 साल पहले हम सबसे पहले समझते हैं वुमेन का कंडीशन क्या था। मेरे भाई 200 साल पहले वुमेन का जो कंडीशन था, वो आपके बुक में कहता है कि अर्ली मैरिज हो जाया करता था, है ना। मतलब अर्ली मैरिज होता था, मतलब ये कि जब लड़कियां 8 से 12 साल के बीच में उसका शादी हो जाता था। उसमें कोई एज फिक्स नहीं था, है ना। 8 साल की लड़की हो गई, 12 मैक्सिमम 12 साल और मिनिमम 8 साल के बीच में उसकी शादी हर हाल में हो जाती थी। अगर 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 वो शादी ना करे तो उसके बाद में शादी होती भी नहीं थी, ये भी कंडीशन था। ठीक है, समझ में आया। ये मेन कंडीशन यही था, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था। दे हैड नो शे, है ना। उसके पास उसको मतलब कोई ऐसा चॉइस नहीं था कि भाई तुम अपने पसंद से शादी करो। माँ बाप जहाँ चाहते थे वहाँ उसकी मर्जी होती थी, जिससे दिल चाहे उससे वो शादी करवा देते थे। लड़कियां उस पर कुछ नहीं बोल सकती थी। ठीक है, वुमेन, है ना। देखो चाइल्डहुड बिकॉज मैरिड हाउस, उसके बाद देखो बचपन में ही क्या हो जाया करती थी मेरे भाई, कि वो मैरिज हो जाती थी, फिर उसका फिर प्रेगनेंसीज वगैरह उसका स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सिंपल वर्ड में समझ लो, 200 साल पहले जो लड़कियां से कोई भी पूछ पाछ की, कोई उसके मन पसंद की शादी नहीं होती थी, वो तो ठीक है। लेकिन उसका अर्ली मैरिज होता था, मतलब कि 8 से 12 साल के बीच में उसकी एज मतलब जैसे हो जाए उसकी शादी हो जाती थी। नेक्स्ट देखो क्या कंडीशन भाई, एक सती था। अगर उसके देखो शादी, एक तो सबसे पहले उसकी शादी कब हो गई भाई, 8 से 12 की एज में शादी हो गई। अब उसको चाहो तो उसका माँ बाप चाहे जिससे शादी करा दे, चाहे वो 20 साल का वो मतलब मेल हो, या 25 साल का मेल हो, 50 साल का मेल हो, जिससे दिल चाहे या जैसा भी हो उससे करवा देता था। उसके माँ बाप की मर्जी होती थी। अब बाय चांस उसके अगर हस्बैंड का डेथ हो गया, है ना, जिस लड़की की शादी उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, तो भाई इतना बेकार कंडीशन था उस समय कि अगर उसके हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसको जो जलाया जाता था चिता में, तो उसके वाइफ को भी उसके साथ जला दिया जाता था, चाहे वो कितनी ही एज की क्यों ना हो, हर हाल में उसको जला दिया जाता था। उसी को हम बोलते हैं सती प्रथा। ये भी उस पुराने जमाने में, आज से 2 साल पहले ये चीज चला करता था। यही इसमें लिखे हुए, आप इसे समझ सकते हैं। अगर कोई लड़की अगर मना करती थी तो उसको जबरदस्ती उसे जलाया करता था, है ना, जबरदस्ती जला दिया करता था। ये सिंपल सा ये सती प्रथा का मतलब होता है। और भी डोरी मोरी सा भाई। अब देखो, अब मान लेते हैं जो कोई लड़की है वो विधवा हो गई। ठीक है, उस समय की बात है, 200 साल पहले की बात चल रही है अभी। तो अगर कोई लड़की है विधवा हो गई, मतलब उसका हस्बैंड मर गया, तो भाई उससे कोई दोबारा शादी नहीं करता था। एक तो कंडीशन था कि उसको जला दिया जाता था साथ में, और दूसरा क्या होता था कि अगर उसके हस्बैंड का डेथ हो गया बाय चांस, तो उसको एक घर में पैक कर दिया जाता था। उससे कोई मिलना-जुलना, कोई भी उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता था। ठीक है? तो उसको इसी घर में अपनी ज़िंदगी पूरी बितानी होती थी। यही कंडीशन था। ठीक है? ये 2 कंडीशन था उस ज़माने में। अब आते हैं एजुकेशन को लेके। भाई उस समय जो था, आज से 200 साल पहले, गर्ल्स को एजुकेशन मतलब एजुकेट नहीं किया जाता। उसको एजुकेशन वगैरह मतलब पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता था, और ना ही उसके पास किसी भी टाइप का कोई प्रॉपर्टी का राइट था।
समझ में आया? पब्लिक लाइफ, रिलीजन, एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, ऑल जितने भी मतलब कि उसके पास कोई मतलब कि राइट था ही नहीं भाई। चाहे कोई भी पब्लिक लाइफ हो, रिलीजन एक्टिविटी हो, कोई भी डिसीजन लेना होता था, वो सारा कौन डिसीजन लेते थे? वो सारा जो मेन हुआ करते थे उस समय के मेल हुआ करते थे, वही डिसीजन लेते थे। फीमेल के पास कुछ भी वैसा अपॉर्चुनिटी या राइट नहीं था कि भाई तुम कोई डिसीजन दे सकते हो, तुम कोई सजेशन दे सकते हो, तुम कोई एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ नहीं। और ना ही एजुकेशन तक उसको नहीं दी जाती थी। ठीक है? अगर देखो उस समय एक चीज़ क्या माना जाता था, देखो उस समय वो एजुकेशन आपसे पूछा जाता है क्यों नहीं दिया जाता था? आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज़ कि अगर भाई उस समय लोग को वो क्या मानना था कि अगर कोई लड़की एजुकेटेड हो जाए, अगर कोई लड़की है जो अगर एजुकेटेड हो जाए तो वो उसको वो लोग क्या समझते थे भाई वो विधवा हो गई है। समझो कितना क्या सोच था उस समय, आप सोच सकते हैं। अगर कोई लड़की है, कोई बच्ची है ना? अगर वो एजुकेटेड हो जाए, वो पढ़ लिख ले तो लोग उसको क्या कहते थे? भाई ये तो विधवा हो गई है। देखो ये चीज़ उस समय का सोच था ये। ठीक? ये आपको याद याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो कास्ट इनइक्वालिटी था उस समय बहुत ज़्यादा। सबसे पहले देखो हम मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया वुमेन के बारे में बताया, वुमेन का क्या कंडीशन सबसे पहले आपको याद रखिएगा अर्ली रिमैरेज हो जाती थी। सेकंड क्या था भाई अगर अर्ली रिमैरेज एक तो हो गया, अगर शादी होने के बाद अगर उसके हस्बैंड का डेथ हो या तो उसको साथ में जला दिया जाता था या उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी, उसको एक घर में पैक कर दिया जाता था। नेक्स्ट देखोगे गर्ल्स के पास कोई भी एजुकेशन वगैरह उस समय नहीं दिया जाता था, ना उसके पास कोई डिसीजन लेने की कोई भी राइट थी, कोई भी ना कुछ भी नहीं था, सारा चीज़ कंट्रोल कौन करता था? मैन करता था। और उस समय के लोगों का जो मानना था कि अगर लड़की अगर एजुकेटेड हो जाए तो मतलब वो विधवा हो गई है, ठीक है? शादी से पहले ही विधवा हो गई है। चलो नेक्स्ट को देखोगे, अब वहाँ पे उस समय 200 साल पहले की बात हो रही है, कास्ट इनइक्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा था। जैसे आप देखोगे कि सोशल जो था, सोसाइटी जो था वो डिवाइड था इंटू कास्ट में, जो भी सोसाइटी हुआ करता था वो डिवाइड था कास्ट में, जैसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारा वहाँ पे कास्ट में डिवाइड। हर सोसाइटी मान लेते हैं कोई सोसाइटी उसको डिवाइड कर रखा था भाई कि अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। उस समय की बात है, अभी भी है लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था। जैसे आप देखते हैं आपसे पूछा जाता है कि अब इसमें से अपर कास्ट किसको कहते हैं? यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ब्राह्मण्स उसको उस समय माना करते भाई ये अपर कास्ट है, ठीक है? और आपके जो जो अति था ना सुधार हुआ था या अनटचेबल लोग हुआ करते थे, उसको कहा जाता था ये लोअर कास्ट है। ये 2 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपर कास्ट बताओ किसको कहा जाता था और लोअर कास्ट किसको कहा जाता था? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो उसमें अनटचेबिलिटी, भाई अनटचेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड था, बहुत ही ज़्यादा था उस ज़माने में। अनटचेबिलिटी सिंपल सा वर्ड क्या होता है आप समझ सकते हैं। जो लोअर कास्ट था, जैसे ये देखो ये लोअर जो कास्ट है, इसको सबसे पहला इसके साथ क्या अन्याय था कि भाई इसको एंट्री नहीं मिलती थी किसी भी टेम्पल में, किसी भी मंदिर में ये लोग नहीं जा सकते। देखो ये मंदिर में इसको जाने की क्या थी भाई, मंदिर में इसको जाना अलाउ नहीं था, मना था कि भाई तुम मंदिर नहीं जा सकते हो। अब देखो दूसरा है कि भाई तुम किसी भी पब्लिक जगह से, पब्लिक वेल, उस समय आपको पता है कुआँ हुआ करता था ना, कुआँ हुआ करता था, वहाँ से वो पानी तक उसको लेना मना था। सोचो एक तो उसको मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है, पहला ये था अनटचेबिलिटी में। दूसरा कि उसको भाई पानी तक लिया नहीं जा रहा है जो भी पब्लिक वेल से है, और उसको भी मतलब कि किसी भी अपर कास्ट है उसके साइड में वो बैठ भी नहीं सकता था। देखो अनटचेबिलिटी पूछा जाता है, बताओ इसमें से कौन-कौन सा अनटचेबिलिटी का एग्जांपल है? सबसे पहला है कि उसको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, उसको किसी भी पब्लिक वेल मतलब कोई कुआँ वगैरह हुआ करता था, उससे उसको पानी नहीं लेने का अलाउ था। उसके बाद वो किसी भी अपर कास्ट के साइड में बैठ नहीं सकते थे। और मेरे दोस्त वो जो है वो नहीं पहन सकते थे कोई भी अच्छा क्लॉथ है ना, ऑर्नामेंट, वो भी नहीं पहन सकते थे भाई, कि भाई तुम अच्छा कपड़ा भी तुम जैसे तुम हो उसी लेवल में पहनो, तुम अच्छे लेवल का कपड़ा तुम नहीं पहन सकते हो, ये भी कंडीशन था उसमें, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और देखो क्या था, दे वर ट्रीटेड एज़ अ इम्प्योर। लोग जो थे, जो आपके मतलब कि क्या बोलते हैं, जो अपर क्लास के लोग थे, उसको ट्रीट कैसे क्या करते थे भाई, ये लोग जो है उसको कहते थे कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, ये इम्प्योर है, ये इसका जो काम है ये पॉल्यूटिंग जॉब करना है, इसका क्या है भाई, मेड टू द पॉल्यूटिंग जॉब है ना, क्लीनिंग, डिस्पोजल एंड डेड एनिमल, ये इसका ये कहते थे भाई, इनको ये इसीलिए बनाए गए हैं, एक तो इम्प्योर है, ये बनाए गए हैं कि ऐसे साफ-सुथरा करने के लिए, है ना? ये सारा काम है उसका, ये लोग इसको आइडेंटिफ़ाई इस तरीके से करते थे। और जो अपर कास्ट था, वो जो भैया जिस कास्ट के बाद गॉड क्रिएटेड सो कुड नॉट बी चेंज, है ना? ये इसका कुछ बिलीफ था अपर कास्ट का, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अनटचेबिलिटी में क्या आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो लोअर कास्ट है उसको टेम्पल में एंट्री था या नहीं था? नहीं, उसको टेम्पल में एंट्री नहीं था, उसको पानी लेने की अलाउ नहीं थी, उसको कोई भी अपर कास्ट है उसके साथ में वो नहीं बैठ सकता था, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, वो अच्छा ऑर्नामेंटल नहीं पहन सकता था। जो भी अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, तो
उसको जो मतलब कि वो जो थे वो बड़े लोग मतलब जो उस समय के अपर क्लास के लोग थे उसको मानते थे वो इम्प्योर है, और वो जो बनाए गए हैं वो साफ-सुथरा, उसका काम है पॉल्यूटिंग जॉब है ना, पॉल्यूटिंग जॉब मतलब कि क्लीनिंग वगैरह करना, डिस्पोज़िंग करना एनिमल, डेड एनिमल को, ये सारा चीज़ उसका काम था। कोई भी अगर जानवर मर गया, उसको डिस्पोज़ करना ये भी किसका काम था भाई उस समय? उस समय यही लोअर कास्ट का है, कहीं साफ-सुथरा करना था वो लोअर कास्ट का काम है। ये लोग इस तरीके से उसको आइडेंटिफ़ाई करते थे, और जो अपर कास्ट है उसका बिलीव था भाई कास्ट सिस्टम वाज़ गॉड के जो कास्ट सिस्टम बना है, मतलब कि जो आपका अपर कास्ट बना है, लोअर कास्ट बना है, ये किसने बना के भेजा है? इसने गॉड ने इसे बना के भेजा है। ये किसका बिलीफ था? अपर कास्ट का। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है ये। ये लोअर कास्ट का था, अपर कास्ट का था। आइए देखते हैं, हमने भी देखा कि भाई 200 साल पहले क्या-क्या कंडीशन था। अब समझते हैं कि कैसे-कैसे चेंजेज़ आए, है ना? कैसे-कैसे चेंजेज़ आए। आते हैं चेंजेज़ ओवर टाइम। सेकंड टॉपिक में पहुँच चुके हैं फाइनली। आप देख सकते हो, आप बात करते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी की। मेनी ओल्ड नॉर्म्स स्लोली चेंज, मतलब धीरे-धीरे अब चेंज होने लगा है। जैसे चाइल्ड मैरेज जो था वो रिड्यूस, उस समय चाइल्ड मैरेज हुआ करती, मतलब मैंने आपको बताया ना 8 से 12 साल की एज में शादी हो जाया करती थी। अब लेकिन जब 18-19 सेंचुरी में आप आते हो तो चाइल्ड मैरेज था वो कहीं न कहीं खत्म नहीं हुआ, अभी रिड्यूस हो चुका था। सती प्रथा खत्म हो चुका था कहीं न कहीं, और वुमेन की राइट को भी इंक्रीज़ हो चुकी थी। उस समय मैंने आपको बताया उसके पास कोई भी राइट नहीं था, ना उसको प्रॉपर्टी दिया जाता था, ना उसको डिसीज़न में उसका कोई डिसीज़न लिया जाता था, उसको ना एजुकेशन दिया जाता था। उसका आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा कास्ट मतलब था वहाँ पे, अनटचेबिलिटी, एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आप चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे एजुकेशन को कहीं न कहीं प्रमोट कर दिया गया है। ये धीरे-धीरे होने लगी है कब? 19th और 20th सेंचुरी में। अब यही समझेंगे, अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर चलेगा वो यही चलेगा कि अब ये कैसे हुआ भाई, आखिर उस समय 200 साल ऐसा था तो अचानक ऐसे चेंजेस क्यों आए, कैसे आए? इन सबको आप समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें कि रिफ़ॉर्म कैसे स्टार्ट हुआ ना, ये जो रिफ़ॉर्म हमने देखा कि भाई सती प्रथा कैसे खत्म हो गया, वुमेन राइट को कैसे मतलब कि इंक्रीज़ हुआ उसका राइट, और चाइल्ड मैरेज कैसे रिड्यूस हो गया। तो ये सारी चीज़ अब हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाई रिफ़ॉर्म बिगन। देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त, अब मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे आ चुके थे ना, ब्रिटिश लोग यहाँ पे आ चुके थे हमारे देश में। तो कहीं न कहीं वो वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए थे, है ना? ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपसे बातें की है कि वेस्टर्न एजुकेशन लेके आया था वो, क्रिश्चियन मिशनरीज़ लेके आए थे। ब्रिटिश ऑफिशियल वगैरह बहुत सारे ज़्यादा थे यहाँ पे। तो उससे जो था यहाँ के लोगों का, जो यहाँ पे लोग हुआ करते थे, उससे उनका कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। बिल्कुल भाई, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर, तो बिल्कुल कुछ लोग तो ज़रूर पढ़ेंगे, कुछ लोग तो वहाँ उसको समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे, भाई आखिर है क्या? जो क्रिश्चियन मैसेज है उससे समझने की कोशिश करें, आखिर ये क्या कर रहा है, ये कौन है, क्या इसकी थॉट है, क्या लोग सोचा करते हैं, कि उससे उसका कॉन्टेक्ट बढ़ने लगा। और ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर वगैरह जो काम क्या करते थे, उनसे भी थोड़ा बहुत भाई अगर 10 साल रहोगे किसी के साथ तो थोड़ा बहुत दोस्ती हो ही जाती है। कुछ लोग से उससे दोस्ती हो गई, थोड़ा बहुत जान पहचान होने लगा, हाँ भाई कैसे हो, ठीक है चलो चाय पीने, कुछ ऐसा होने लगा। तो ये सबसे थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट बढ़ने लगा ना, ये सबसे क्या होने लगा, कॉन्टेक्ट बढ़ने लगा। और जो आपका ये ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, इन्होंने मतलब क्या प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट कर दिया, है ना? आया तो भाई प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या मोर पीपल जो पढ़े लिखे लोग थे, वो उसको क्या पढ़ सकते थे, और उसका फिर उससे रिलेटेड जो प्रेस में आता था उसके रिलेटेड आइडिया में डिस्कस होता था, जो उसमें जो भी आइडियाज़ वगैरह हुआ करता था, जो भी होता था उसके अंदर लिखा हुआ, उससे रिलेटेड वो डिस्कस करते थे, फिर अपना आइडिया शेयर करते थे, अच्छा ये ऐसा ना ऐसा होना चाहिए, ठीक है? मैनी इंडियन थिंकर्स क्वेश्चन एंड ओल्ड ट्रेडिशन, और इसमें से बहुत से जो इंडियन थिंकर थे, है ना? जो भी इंडियन था वो क्वेश्चन क्या करते थे भाई, कि आखिर ये ऑल्टरेशन ये क्या है ना? हमें हमें चाहिए भाई सोशल इक्विलिटी हमें चाहिए था। ये सारा चीज़ अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा। किसके आने के बाद? पूछा जाता है ये चीज़ कब एक मतलब कि किसके आने से ये सारी चीज़ें चेंजेज़ होनी स्टार्ट हुई? आप क्या बोलोगे? वेस्टर्न एजुकेशन आने से, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के आने से, और ब्रिटिश ऑफिसर वगैरह के आने से, और उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था इस चीज़ में। आइए अब देखते हैं एक-एक इंसान को पढ़ते हैं, एक-एक जो हमारे रिफॉर्मर रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिफॉर्मर जिसको है ना? इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखो राजा राम मोहन रॉय, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे स्टार पॉइंटर लगा देता हूँ। इससे बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1772 में हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 1833 की। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की है? ये फाउंडर है भाई ब्रह्मो सभा, है ना? ब्रह्मो सभा का ही नाम चेंज करके रख दिया गया है ब्रह्मो समाज। याद रखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ये कहाँ पे इन्होंने स्थापना किया भाई? कलकत्ता में स्थापना किया है। याद रखिएगा कि ब्रह्म सभा या ब्रह्मो समाज, अगर दोनों में से कुछ भी अगर ब्रह्मो वर्ड आ जाए तो आप क्या बोलना है? राजा राम मोहन इसके फाउंडर हैं, और ये कहाँ पे? कोलकाता में। और ये जो मेरे भाई थे, ये किसको सपोर्ट क्या करते थे? ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट क्या करते थे? ये किसको
सपोर्ट क्या करते थे? सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन, एडवोकेट फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन। और मतलब ये मतलब कि फ्रीडम और इक्वलिटी के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लेकिन भाई इन्होंने देखा यार कि इन्होंने क्या-क्या देखो इन्होंने क्या-क्या ऐसे क्रिटिसाइज़ हुए कि जैसे हैवी डोमेस्टिक बर्नर फॉर वुमेन, आपने देखा भाई जानवर की तरह जो लोग मतलब लड़कियाँ औरत हुआ करती है बेचारे जो विधवा हो गई, उनको जला दिया करते थे लोग, है ना? वो सती प्रथा जिसको मैंने बताया था, इन्होंने उस चीज़ से बहुत क्रिटिसाइज़ हुए। उसके बाद इसने देखा कि भाई वुमेन के अंदर एजुकेशन है ही नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन। इन्होंने देखा कि भाई इन्होंने फिर स्ट्रांगली ये सब उन्होंने जब देखा, तो इन्होंने इस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज़ किया, जो सती प्रथा था, उसको सबसे देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कि सती प्रथा को स्ट्रांगली अपोज़ करने वाले इसमें से कौन से व्यक्ति थे? तो याद रखिएगा, ये नाम आप याद रखिए, राजा राम मोहन राय थे। इसके बारे में 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। एक ब्राह्मो समाज, इन्होंने ब्राह्मो समाज का फाउंडर है, और यही जनाब थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को स्ट्रांगली अपोज किया। इन्होंने देखा कि भाई कैसे जला दिया करते हैं लोगों का, वुमेन के अंदर एजुकेशन की सिस्टम भी नहीं, मतलब कि वुमेन है भी, मतलब एजुकेशन है ही नहीं वुमेन के अंदर। तो बेचारी कुछ लोग तो होते हुआ करते हैं जो कि आराम से जाके बैठ जाती थी, है ना? उनका बिलीव था कि भाई उनके साथ, है ना? उन लोगों का कुछ बिलीव था, ट्रेडिशनल बिलीफ वगैरह था कुछ। लेकिन अगर जिसको थोड़ा बहुत एजुकेशन हुआ करता था, थोड़ा बहुत जो छिपे पढ़ते थे, वो था स्ट्रांगली अगर वो अपोज क्या करते थे सती प्रथा के, तो उसे भी जबरदस्ती जला दिया जाता था। लेकिन जब ये इन्होंने देखा, जब वेस्टर्न एजुकेशन के साथ ही जुड़े, तो इन्होंने कहा भाई ये सती प्रथा बहुत खराब चीज़ है, इन्होंने इसके लिए इसे स्ट्रांगली अपोज किया। और सिर्फ मेरे भाई उस ज़माने में बताओ कि जो चीज़ लाखों से मतलब कई सालों से जो चीज़ चलता आ रहा है, अगर एक बंदा खड़ा होके बोले भाई ये चीज़ गलत है सती प्रथा, तो लोग थोड़ी ना मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, कोई कभी नहीं मानेगा, नॉर्मल बात है। लेकिन भाई इन्होंने प्रूफ देना स्टार्ट किया कि भाई देखो, विडो बर्निंग वाज़ नॉट सपोर्टेड बाय एंशिएंट टेक्स्ट, देखो, है ना? यहाँ पे उसने क्लियर कहा कि इन एंशिएंट टेक्स्ट, वो उस समय एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा भाई देखो, जो हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है, इसमें विडो बर्निंग कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इसको कहीं पे भी किसी ने नहीं सपोर्ट किया है कि भाई अगर जो औरत विधवा हो जाए उसे जला दिया जाए। इन्होंने इसका कुछ प्रूफ दिया, है ना? स्क्रिप्ट वगैरह कुछ थे। उन्होंने कहा देखो भाई कहीं पे भी ऐसी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं किया हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई जो औरत विधवा हो गई उसे जला दो। ये इन्होंने प्रूफ दिया। लेकिन और इसी को देखो, अब ब्रिटिश तो ऐसा चाहते ही थे कि भाई कि इस चीज़ को खत्म किया जाए, तो ब्रिटिश लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया और सती प्रथा को बैन कर दिया कब? अठ 1829 में। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा कि भाई सती प्रथा को फाइनली बैंड कब कर दिया गया? 1829 में। तो इससे क्या याद रखना है, जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने ब्राह्मण समाज का ये फाउंडर है मेरे भाई, ठीक है? इन्होंने इस सती प्रथा को स्ट्रांगली क्या किया था? अपोज़ किया था, और इन्होंने प्रूफ दिया था लोगों को कहने के लिए, भाई देखो इसे पढ़ो, इसे समझो। एंशिएंट टेक्स्ट का इन्होंने प्रूफ दिया, इसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई जो भी औरत विधवा हो जाए उसे जला दो। तो फाइनली इसको ब्रिटिश लोगों ने फिर इसको क्या किया? सपोर्ट किया, और इसको बैन कर दिया गया 1829 में। याद रखिएगा इसे। आइए देखते हैं आगे अब। इन्होंने मतलब सिंपल था भाई, स्ट्रेटजी क्या-क्या यूज़, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंशिएंट के स्क्रिप्ट को इन्होंने यूज़ किया जो है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो ये नाम भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, और इससे भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना? राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को स्ट्रांगली अपोज़ किया, सती प्रथा याद रखिएगा। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने अपोज़ किया किस चीज़ को? विडो रीमैरेज को, है ना? विधवा के रीमैरेज, विधवा इन लोग का क्या मानना था कि अगर जिसका हस्बैंड मर जाए उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने कहा भाई, इन्होंने इन्होंने भी फिर एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट लिया। इन्होंने कौन-सा टेक्स्ट लिया भाई? एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट लिया। इन्होंने कहा देखो भाई, इसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसकी शादी नहीं, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है उसकी शादी नहीं हो सकती है, ठीक है? तो इन्होंने भी कम मतलब कि प्रूफ के तौर पे एंशिएंट टेक्स्ट का इन्होंने भी सहारा लिया। और फाइनली है कि भाई जो ब्रिटिश ब्रिटिश इसको फिर सपोर्ट करने लगे, और फाइनली विडो रीमैरेज एक्ट आया कब? 1856 में आया, कि भाई अब विडो भी है, जो भी विधवा है उसकी शादी होएगी, ठीक है? और याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे कि विडो रीमैरेज के खिलाफ कौन खड़े थे, है ना? सॉरी, विडो रीमैरेज को सपोर्ट करने में कौन लगे हुए थे, आप क्या बोलेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना? ये एक्ट कब आया था? 1856 में आया था। और मेरे दोस्त, ये यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने फिर स्कूल वगैरह ओपन किया ना, इन्होंने ओपन किया स्कूल, गर्ल्स के लिए ओपन किया। उसके बाद भाई मेरे ये मतलब फेज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने, फिर जब इन्होंने स्कूल ओपन किया, तो मेरे भाई मान लेते हैं स्कूल है, कोई लड़की यहाँ पे जा रही है या कोई मतलब यही सर मतलब यही पढ़ाएँगे बिल्कुल। अगर ये जा रहे हैं स्कूल में, तो इसके रास्ते में मेरे दोस्त
बहुत लोगों ने इसको स्टोन फेंका, काव डंग फेंका, है ना? इसके बिल्डिंग में फेंका, इसके ऊपर फेंका, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी स्कूल को अपोज़ किया गया। आपसे पूछा जा सकता है, बताओ इसमें से किसके स्कूल के ऊपर क्या फेंका गया था? स्टोन फेंका गया था, काव डंग वगैरह फेंका गया था। आप क्या बोलेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो स्कूल खोली थी गर्ल्स के लिए, उसके स्कूल पे ये सारी चीज़ें फेंकी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं रीजनल रिफॉर्मर एफर्ट, है ना? कुछ यहाँ पे और भी, ये तो आपको 2 नाम याद रखना ही रखना है, बाकी आपके एनसीईआरटी में कुछ ये भी गिवन है। जैसे देखेंगे आप कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ये किस चीज़ के फाउंडर है? ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है? आर्य समाज के फाउंडर कौन है? आप क्या बोलेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने आर्य समाज किधर? नॉर्थ इंडिया में ये रिफॉर्म कर रहे थे, ठीक है? वेरी फ्यू, अब देखो, लेकिन फिर भी क्या हुआ भाई कि बहुत ही उस समय की बात है, फिर भी ये सब सारी चीज़ें चल रही, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ये सब चीज़ खत्म हुआ, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, ठीक है? ध्यान रखिए, लेकिन रियलिटी क्या था, अब बहुत कम ही रीमैरेज हो सका और जो सोसाइटी थी फिर भी उसको अपोज़ ही करने लगे, भाई नहीं रीमैरेज नहीं हो सकती, ये वो बोला-बोला सा, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी, तो ये भी रियलिटी था उस समय का। याद रखना, 3 आपको नाम याद रखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने, ये किस चीज़ के फाउंडर है भाई? ये आर्य समाज के फाउंडर है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने इन्होंने सपोर्ट किसको किया? विडो रीमैरेज को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से एक्ट आया कब? 1856 में आया। और एक याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा को स्ट्रांगली अपोज किया, फाइनली इसे उन्होंने खत्म कर दिया। और बैन कब लगाया गया सती प्रथा पे? 1829 में लगाया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, अब आते हैं गर्ल्स एजुकेशन बिगिन में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, मैंने आपको कहा कि पहले ज़माने में लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन भाई जो रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, उनका बिलीव था भाई कि अगर हमें मतलब कि वुमेन का कंडीशन को सुधारना है, तो हमें उसे एजुकेटेड करना होगा। हम उसके एजुकेशन के थ्रू ही उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कंडीशन को हम सँभाल सकते हैं, ठीक है? ये सब उनका कुछ बिलीव था, किसका? रिफॉर्मर का। उसी तरह से विद्यासागर, आपको मैंने बताया कि उन्होंने क्या खोला था भाई? विद्यासागर साहब ने, और बहुत से लोगों ने गर्ल्स स्कूल वगैरह भी खोले, कोलकाता वगैरह, बम्बई में, ये सारी चीज़ कुछ हुआ। लेकिन अर्ली में क्या था, स्टार्टिंग में तो लोग डरने लगे थे भाई, है ना? गर्ल्स वुड नेग्लेक्ट हाउसहोल्ड ड्यूटीज, पब्लिक स्पेस वुड, मतलब ये सारा चीज़, मतलब वो थोड़ा फ़ियर वगैरह था, अर्ली फ़ियर था कुछ चीज़। लेकिन साथ के साथ क्या हुआ, मेनी एजुकेटेड वुमेन लर्न एट होम, बहुत सारे मतलब कि जो भी उस समय की लड़कियां पढ़ा करती थी, तो घर वगैरह में भी अब छिप-छप के पढ़ने लगे, क्योंकि उसको डर था भाई कि उसको पब्लिक में करप्ट माना जाएगा, है ना? मैंने आपको बताया था कि जो भी लड़कियां अगर एजुकेशन लेने जाया करती थी, पढ़ने के लिए अगर जाया करती थी, लोग कहते थे भाई ये तो विडो है ना? अगर पढ़ने के लिए चली गई तो लोग क्या कहते थे, ये तो विडो है। इस वजह से लोग, लड़कियां डरने लगी थी। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी थी हिम्मतवर थी, जो अपने घर पे ही छिप के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे। उसमें से आप एक नाम याद रखिएगा, है ना? देखो यहाँ पे क्या है, राज सुंदरी देवी, ये नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, राज सुंदरी देवी है ना? राज सुंदरी देवी, इन्होंने अपने घर में ही पढ़ाई की थी, इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिए। अब देखो लेटर, फिर बाद में क्या हुआ, ये पहले की बात हो रही है। फिर आर्य समाज मैंने आपको बताया सेटअप हुआ पंजाब में। फिर ज्योति फूले स्टार्टेड स्कूल, जो आपसे पूछा जाता है भाई, ज्योति फूले ने, बताओ इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। ज्योति फूले जो थी, वो अपना स्कूल कहाँ पे ओपन किया था? महाराष्ट्र में ओपन किया था। आर्य समाज कहाँ पे स्टार्ट हुआ था भाई? पंजाब में ओपन हुआ था। आइए देखते हैं मुस्लिम वुमन रिफॉर्मर के बारे में जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मुस्लिम रिफॉर्मर में क्या था कि उस समय में जो मतलब कि हाउस, उस समय मतलब सिंपल सा था भाई, सोच जो था कि भाई हमें बस अरबिक पढ़नी है ना, रीडिंग द कुरान, हमें अरबिक ही लैंग्वेज चाहिए, और हमें ये घर पे ही पढ़नी है, हमें बाहर वगैरह नहीं जाना है, ये कुछ वहाँ पे सोच था। लेकिन धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें बदली। एक नाम आप याद रखिएगा, मुमताज़ अली, जो कि आर्ग्यू क्या करते थे फॉर वुमेन एजुकेशन यूजिंग द कुरानिक वर्ड्स, फर्स्ट उर्दू नॉवेल इनकरेज वुमेन टू रीड। इन्होंने देखो, ये मुमताज़ अली जो थे, आपसे पूछा जाता है कि बताएँगे फर्स्ट उर्दू नॉवेल किसने लिखा था? आप क्या बोलेंगे? मुमताज़ अली ने लिखा था। याद रखिए ये सारी चीज़ें। आइए देखते हैं और भी, देखो ये वुमेन, अभी वुमेन की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारे मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। इसमें मैं आपको जो नाम यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा दूँ, उसको याद रखना। सबसे पहले देखो, जो बेगम्स ऑफ भोपाल थे, उन्होंने भी स्कूल खोला। और बेगम रुकैया शेखावत, इन्होंने स्कूल खोला किसके लिए? मुस्लिम गर्ल्स के लिए। आपसे पूछा जाता है पटना में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल किसने खोला था? और कलकत्ता में आप क्या बोलेंगे? बेगम रुकैया शेखावत। या आपसे नाम डायरेक्ट ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें से कौन-कौन से रिफॉर्मर थे? ये वुमेन की बात हो रही है। अब देखो ताराबाई शिंदे, इन्होंने एक बुक लिखा था, ये याद रखिएगा मेरे भाई, कौन-सा बुक था? ये देखो, स्त्री पुरुष था, है ना? क्या भाई? स्त्री पुरुष तुलना, ये बुक लिखा था इन्होंने, याद रखिएगा, बेहतरीन सा बुक है। आपसे पूछा जाता है स्त्री पुरुष तुलना
किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे ने लिखा था। ये ताराबाई शिंदे ऐसी लेडी थी जिन्होंने घर पे पढ़ाई की थी, है ना? मैं आपको बताया कि इन्होंने उस समय बाहर जाने की कोई अलाउ नहीं था, घर पे ही पढ़ाई करके और घर पे ही इन्होंने एक बुक लिख दिया जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। याद रखिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा बताओ स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे ने। अब देखो पंडिता रामबाई इन्होंने मतलब ये एक संस्कृत स्कॉलर थे। इन्होंने मतलब कि स्टार्ट किया था, याद रखिए सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछा जाता है विडोज़ होम स्टार्ट किसने जिसको हम क्या कहते हैं शारदा सदन कहते हैं। इन किसने स्टार्ट किया था? आप क्या बोलेंगे? पंडिता रामबाई। आपसे ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है मेरे दोस्त, याद रखना ये सारी चीज़ें। विडो होम स्टार्ट किया था किसने? पंडिता रामबाई ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट चलिए आते हैं, जो आपका सावित्री बाई फुले थे, या ज्योति फुले जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने ओपन किया था फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे, है ना? आपसे इन दोनों में से किसी का नाम आपसे पूछा जाता है, बताएंगे फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पुणे में किसने ओपन किया था? देखो ये सारा चीज़ सिंपल सा आप क्या समझ रहे हो? अगर मैं आपको समरी दूँ, तो ये सब क्या हो रहा है भाई? ये सब वुमेन पे काम हो रहा है ना? मैंने आपको क्या बोला कि उस समय में वुमेन को एजुकेट नहीं किया जाता था। अगर आप देखो गौर से तो ज़्यादा जो जुल्म हो रहा था वो किसके साथ होता? वुमेन के साथ हो रहा था मेरे भाई। ठीक है, अनटचेबिलिटी भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसमें भी देखो अनटचेबिलिटी तो है ही है, लेकिन उसके अंदर भी जाएँगे तो वुमेन को ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा उसे तकलीफ दी जा रही थी, सती प्रथा था, विडो डिवोर्स था, उसे एजुकेशन नहीं दिया जाता था। और अगर आप देखोगे तो उसको एजुकेशन नहीं आता, उसको मतलब कि उसके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं था वो डिसीजन ले सके, वो पढ़ने के लिए नहीं जा सके, वो कुछ भी नहीं, उसको घर को प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता था, मतलब समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा उसको दबाया जा रहा था। मतलब ये सारी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना फाइनली, ये सिम अगर देखो तो ये सारी चीज़ किसके लिए पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? ये सारा चीज़ जो एजुकेशन रिफॉर्म को इंक्रीज़ करने, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए पढ़ रहा है, ठीक है? एजुकेशन क्योंकि भाई इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा जो आप देख रहे होंगे, मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कि भाई ये देखो इन्होंने भी क्या कहा, टफ है ना, लोअर कास्ट को इन्होंने पढ़ाया, उसको वुमेन रिमैरेज ये सब के बारे में उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है, और ये सारा चीज़ मतलब इन्होंने सब चीज़ बताया, ठीक है? ये सारी चीज़ आप देख रहे हो, बस आपको नाम याद रखना, बाकी फाइनली ये समझ लीजिए ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये किसके लिए हो रही है? वुमेन रिफॉर्म के लिए हो रही है। आप देखते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे वुमेन एक्टिव रोल इनका क्या-क्या अब रोल रहा है ना, ये सारा मैं देखो ये सारे जो नाम है, ये जो जितने नाम है तो आपको नाम याद रखिए जो-जो मैंने बताया, और इन सब का मेन इन्होंने इन्होंने ऐसा क्या रोल किया, ऐसा क्या रोल था उसको समझने की ज़रा-सा कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपसे रोल देखो ये कॉमन रोल है, अब आपको वो वन बाय वन याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद कर लीजिए काफ़ी है। सबसे पहले इन्होंने क्या भाई, क्या-क्या भाई बुक लिखा इन्होंने, मतलब मैगज़ीन कोई मैगज़ीन लिखा, इन्होंने फिर स्कूल स्कूल लिखा, फिर मतलब सॉरी स्कूल खोला और ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने बनाया। उसके बाद फ़ॉर्म्ड वुमेन एसोसिएशन इन्होंने फ़ॉर्म किया, जॉइंट नेशनलिस्ट बनाया, सोशल मूवमेंट इन्होंने कहीं न कहीं की। ये सारा काम जो है मेरे दोस्त मतलब वुमेन कर रही थी किसके लिए? वुमेन के लिए, ठीक है? और इन लोगों का सिंपल सा अब डिमांड इन लोगों का बोले फीमेल सफरेज इन्होंने मतलब डिमांड करने लगा भाई हमें राइट टू वोट चाहिए, हमें बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन चाहिए। कहीं न कहीं यहाँ से लोग जो महिलाएँ थी, जो लेडीज़ थी, जो वुमेन थी, वो यहाँ से अब सीख रही थी भाई हाँ, हमें भी मतलब राइट की ज़रूरत है। तो इस धीरे-धीरे इनका डिमांड बढ़ने लगा, डिमांड करने लगे ये लोग। और इन्हीं की मतलब इनको फिर सपो आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि जब ये लोग मतलब अपना ये काम कर रहे थे, इन्होंने जब स्कूल खोला अब, है ना? स्कूल खोला, बुक लिखी, मैगज़ीन एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया, उसका नेशनलिस्ट सोशल मूवमेंट ये सारी चीज़ इन्होंने जब ये सारी जब कर रहे थे, तो इसको 2 लीडर आपको नाम रखे, ये दोनों ने इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सपोर्ट फ्रॉम नेशनल, दो ये दोनों नेशनल लीडर के अंदर आते हैं, तो इन्होंने सपोर्ट किया। कौन-कौन लीडर है भैया याद रखें, एक नेहरू साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। आपसे पूछा जाता है, बताएँगे इसमें से कौन 2 लीडर वुमेन रिफॉर्मर को मतलब कि सपोर्ट किए थे? अब याद रखिएगा नेहरू साहब एंड सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सपोर्ट किया भाई इक्वलिटी फॉर वुमेन कि हाँ भाई, जो वुमेन है उसे भी इक्वलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, उसको आप दबा कर नहीं रख सकते हैं, उसको आप ऐसा नहीं है कि भाई उसको उसके लिए एजुकेशन नहीं बना, उसके लिए भी एजुकेशन बना, ये सती प्रथा सब इसको हटाओ, मतलब सिंपल से इक्वलिटी के लिए इन्होंने भी सपोर्ट किया। और इन्होंने फिर देखो इन दोनों ने फिर प्रॉमिस किया लोगों से, इन लोगों से कि भाई हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें फुल वोटिंग राइट मिलेगा, आफ्टर जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो तुम्हें भी फुल वोटिंग राइट मिलेगा, और ऐसा ही हुआ बिल्कुल। और अब यहाँ देखिए ये ध्यान रखें, दोनों नेहरू साहब ने सुभाष चंद्र बोस इन्होंने सपोर्ट किया, और इन आपसे पूछा जाता है किसने प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हें इंडिपेंडेंस के बाद तुम्हें फुल वोटिंग राइट मिलेगी वुमेन को, तो किसने किया था भाई? नेहरू साहब और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब आते हैं चाइल्ड मैरिज। अब तो मैंने आपको बताया सती प्रथा का मैंने बैन बता दिया, और आप देखोगे तो विडो रीमैरेज एक्ट आ चुकी थी। अब आते हैं जो चाइल्ड बचपन में जो पास मतलब बचपन में जो शादी हो जाया करती मतलब 8 से 12 साल, वो चीज़ अभी भी कहीं न कहीं हो रही थी आप मतलब कि आज़ादी के बाद भी नहीं, आज़ादी से पहले तक, है ना? याद रखिएगा। तो ये सब मतलब अभी तक हो ही रही थी।
लेकिन आप देखोगे जब 1929 का समय आता है तो उस समय एक एक्ट आया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट, ठीक है? इसमें क्या कहा गया कि भाई जो भी इसमें एक मिनिमम एज डिसाइड कर दिया गया कि भाई अगर आप मेल हो, मैन हो तो आपका एज मिनिमम होना चाहिए 18 साल, तब आप शादी कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल हो तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 16 साल, तब आप शादी कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखो ये पहले की बात है, लेकिन फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया है ना, अब की बात कर रहा हूँ। तो अब इसको फिर कर दिया गया है, मैन का एज अब होना चाहिए 21 साल और फीमेल का एज होना चाहिए अब 18 साल। ये आपको याद रखना है, ये अर्ली था, ये बहुत पहले था, लेकिन बाद में अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है कि भाई मैन का एज आपको मिनिमम 21 साल होना चाहिए और वुमेन का एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए। लॉ पास्ड विदाउट मेजर कॉन्फ्लिक्ट कंपेयर विद द अर्लियर रिफॉर्मर, है ना? ये आराम से फिर पास हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन आपको सर फाइनली हमें क्या याद रखना, सर हमें ये बता दीजिए। तो देखो ये आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लीजिए और यही आपको याद रखना है फाइनली। याद रखना, देखो इसमें क्या है, ध्यान सरस्वती सपोर्ट कर रहे थे गर्ल्स एजुकेशन को, और ये किस चीज़ के फाउंडर थे मेरे भाई? ये आर्य समाज के फाउंडर थे। आपको एग्जाम में न जाने कितने बार आया है। और जो भाई ज्योतिबाई फुले थे, इन्होंने भी क्या स्कूल स्कूल ओपन किया था और लोअर कास्ट एंड चाइल्ड के लिए, और कृष्ण मिश्री जी ने भी स्कूल ओपन किया था इसके लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए। और राज सुंदरी देवी एक बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम कहते हैं अमर जीवन, है ना? अमर जीवन, सॉरी अमर नहीं, अमर जीवन है, याद रखिएगा ये चीज है कि अमर जीवन किसने लिखा था? राज सुंदरी देवी ने। पंडिता रामबाई ने मतलब कि क्या ओपन किया था भाई, है ना? विडो होम ओपन किया था। और ताराबाई सिंधे या सावित्रीबाई फुले ने मतलब कि इन्होंने भी एक मतलब कि लिखा था अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, इन्होंने ओपन किया था स्कूल वगैरह। रुकैया शेखावत हुसैन ने, इन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के बारे में स्कूल वगैरह खोला था, कहाँ पे? पटना में ना कोलकाता में। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार पढ़ना, आपको मतलब कि सारी चीज फाइनली याद हो जाएगा। अब आते हैं भाई, हमने वुमेन का तो देख लिया, अब आते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। इसमें सर क्या क्या प्रॉब्लम था उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि भाई इसके साथ अनटचेबिलिटी का बहुत ही ज्यादा, है ना, प्रॉब्लम था। और इन इन लोगों को टेम्पल तक में एंट्री नहीं मिलती थी, इसको कोई एजुकेशन वगैरह का इसको नहीं दिया करता था, इसका डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम था। और इसके पास कोई राइट वगैरह नहीं था, याद रखिए, डिग्निटी राइट वगैरह कुछ भी नहीं थे। इसमें आप देखते हैं तो मैं बहुत सारे सोशल रिफॉर्म में अब एक्टिव हुए, किसके लिए? कास्ट सिस्टम के लिए। वुमेन कहीं ना कहीं उधर वुमेन वगैरह उस पर काम कर रहे थे, कुछ लोग भी कर रहे थे। अब आते हैं भाई कास्ट सिस्टम को सुधारा कैसे जाए, तो इसमें भी राजा राम मोहन राय का भी बहुत ज्यादा रोल रहा बेचारे का। राजा राम, है ना? राम मोहन रॉय का भी इसने कहा भाई, इन्होंने कहा ट्रांसलेट किया बुद्धिज्म को, किसमें भाई? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाया। देखो ये मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग प्रूफ दिया करते थे, जो आपका जो एंशिएंट टेक्स्ट था उससे प्रूफ दिया करते थे कि भाई देखो एंशिएंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब तुम लोग कर रहे हो, तो ये सब वहां से प्रूफ देते थे। इसमें राजा राम मोहन का भी रॉय था। और प्रार्थना समाज जो कि बम्बई में बना था, इसका भी इसमें रोल था, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। और आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, तो ये सारा कुछ है। अब देखो कृष्ण मिश्रेज का इन्होंने भी, मैंने आपको बताया, स्कूल ओपन किया था, जिसमें वो पढ़ा रहे थे ट्राइबल कम्युनिटी को पढ़ा रहे थे, लोअर कास्ट को पढ़ा रहे थे, ठीक है? इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी दिया है ना सोसाइटी को चेंज करने के लिए। और इन लोग का देखो सीक्रेट मीटिंग हुआ करते थे, है ना? मोस्ट रिफॉर्म बिलोंग टू अपर कास्ट। इसमें जितने भी ज्यादा रिफॉर्मर हुआ करते थे वो कौन थे? अपर कास्ट। ध्यान रखना, ये सारा जो चेंजिंग जो हुआ ना, ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट की वजह से ही हुआ है। लोअर कास्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक दो छोड़ लो, लेकिन मोस्ट है ना, मैंने क्या बोला? मोस्ट रिफॉर्मर, ज्यादातर जो रिफॉर्मर थे वो अपर कास्ट के हो। भाई एजुकेटेड लोग अब एजुकेटेड हो जाओ तो आपको कहीं सोच समझ आना स्टार्ट हो जाता है। वो देख रहे हैं भाई ऐसा हो रहा है दुनिया में, तो ये लोग ज्यादा थे, उसमें से मोस्ट जो थे अपर कास्ट। इन्होंने मतलब सीक्रेट मीटिंग स्टार्ट किया, है ना? जो भी कास्ट रूल था उसको तोड़ने के लिए इन्होंने एक सेपरेट मीटिंग। सीक्रेट मीटिंग क्या करते थे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से आपको ये सारा नाम याद होना चाहिए, है ना? अब आते हैं ज्योतिबाई फुले के बारे में जरा सा पढ़ते हैं। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवोल्यूशनरी। ये जो थे लोअर कास्ट के लीडर थे, हाँ, तो पूछा था इसमें से बताएंगे लोअर कास्ट के लीडर कौन थी? ज्योतिबाई फुले। इसका मतलब जन्म हुआ था 1827 में हुआ था। लोअर कास्ट में, जो कि माली फैमिली कहते हैं। ये मतलब कि देखो ये जो ज्योतिबाई फुले थे, ये इसने अपना मतलब एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट कहाँ थे? जो क्रिस्टल मिशनरीज ने अपना स्कूल खोला था, वहीं से इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। ध्यान रखिएगा ये चीज, देखो काम आ रहा ना। अब देखो यही जगह रिफॉर्मर बन गई। इसका सिंपल सा आइडिया क्या था कि अटैक करते थे ब्राह्मा सुप्रेमेसी को। ये क्वेश्चन क्या करते थे? क्लेम नेचुरली सुपीरियर, है ना? आर्ग्यू विद द आर्यंस वर फॉर क्या फॉर
आप देखते हैं आखिर में ये मतलब कि देखो ये सिंपल सा है मेरे भाई, ये कहते थे भाई कि तुम लोग आर्य आर्य जो लोग हैं तुम लोग फॉरेनर्स हो ना, तुम लोग क्या हो फॉरेनर्स हो, तुम यहाँ के लोग नहीं हो, ये सारी कुछ इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि तुम यहाँ पे आके हमें दबा रहे हो, तुम यहाँ के लोगों को खत्म कर दी हो और तुम यहाँ कास्ट सिस्टम लेकर आ गए, ये सारी चीज़ें हटाओ, है ना? ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ये लोग ये कर रहे थे। लेकिन आपको याद रखना है कांसेप्ट ऑफ गोल्डन एज, ये क्योंकि मैंने आपको बताया भाई जब आप मैं आपको पढ़ा रहा था उम, कौन-सा ट्रेड वगैरह वाला चैप्टर में जब पढ़ा था उसमें आपको बताया था भाई कि जो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे, वो गोल्डन एज पे बिलीव क्या करते थे, इसका भी वही बिलीव था। तो बिफोर आर्य इनको कहते ये कहते थे भाई जब आर्य रूल नहीं था, जो हमारा सोसाइटी था वो एकदम फेयरलेस था, है ना? जब कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन भाई जब ये लोग आ गए तो इन्होंने मतलब सोसाइटी को कैटेगराइज़ कर दिया, इन्होंने सोसाइटी को कास्ट सिस्टम में इन्होंने बाँध दिया कि भाई ये अपर कास्ट लोग हैं, ये लोअर कास्ट है, इन्होंने अलग-अलग रूल बना दिए, है ना? ये सारी चीज़ें कहा करती थी। फिलहाल आपको जो याद रखना है मेन चीज़ कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं कि जो ज्योतिबाई फुले थी इन्होंने कौन-सा बुक लिखा भाई? इन्होंने गुलामगिरी इन्होंने बुक लगाई। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं ऑलरेडी कि गुलामगिरी बुक किसने लिखा था? गुलामगिरी बुक लिखने वाली कौन थी? ज्योतिबाई फुले थे। और इन्होंने एक समाज मतलब इन्होंने एक इसके फाउंडर ये एक चीज़ के फाउंडर है जिसको हम बोलते हैं सत्याशोधक समाज। ये इसके फाउंडर कौन है भाई? इसके फाउंडर भी यहाँ पे ज्योतिबाई फुले। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आइए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जो लीडर थे भाई दलित मूवमेंट के ये लीडर थे, ये दलित मूवमेंट के लीडर थे और इसका जो बॉर्न हुआ था ये महार कास्ट में बॉर्न हुआ था, ठीक है? ये मतलब ये देखो ये अब भाई देखो लोअर कास्ट में कहने का बॉर्न हुआ, ये भी भाई अनटच मतलब कि इनको भी बहुत ही ज़्यादा अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। जब स्कूल जाते थे तो इसको सेपरेट सीटिंग दिया करते थे, भाई तुम अलग बैठ सकते हो और इसको मतलब इवन तक कि जो कॉमन टैप हुआ करते थे वहाँ से इसको पानी पीने तक का अलाउ नहीं था। ये समझ लो कितना ज़्यादा उस समय मतलब बेकार कंडीशन हुआ करता था, सोच सकते हैं आप। तो लेकिन ये देखो इनको अपॉर्च्युनिटी मिला कहाँ चले गए मतलब कि यूएस चले गए, किस चीज़ के लिए? एजुकेशन गए, फेलोशिप इसे मिला था उसके अकॉर्डिंग ये चले गए मतलब फेलोशिप की इसमें चले गए वो यूएस चले गए, वहाँ से एजुकेशन अपना कंप्लीट किया। फिर वो वहाँ से इंडिया आए फाइनली 1919 में जब ये इंडिया आए तो फिर यहाँ पे उन्होंने वर्क करने लगे अगेंस्ट कास्ट, है ना? सबसे पहले देखो ये एक तो नॉर्मल स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, वहाँ एक कास्ट मेहर कास्ट जैसे थे भाई इनको बहुत ज़्यादा स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी का इन्हें सामना करना पड़ा, समझ मैंने बताया और इसको फेलोशिप के अकॉर्डिंग ये चले गए यूएस। यूएस से इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर वो 1919 में वहाँ से रिटर्न हो गए। रिटर्न होने के बाद फिर यहाँ पे उन्होंने काम अपना करना स्टार्ट कर दिया। वर्क अगेंस्ट कास्ट के खिलाफ इन्होंने वर्क किया और इनका जो बिलीफ था इक्वलिटी पे और एंड ऑफ कास्ट, इनका मतलब सिंपल बिलीफ था भाई कि हमें इक्वलिटी मस्ट बी फॉर ऑल, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए और सोसाइटी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है? ये 2 इनका बिलीफ था, याद रखिए। आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इसमें से कौन-कौन सा बिलीफ है? सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया कि जो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे उसको टेम्पल में एंट्री नहीं था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने चलाया जो कि कहाँ से 1927 से 1935 तक चला और फाइनली ये चीज़ मतलब कि उससे अलाउ हो गया, है ना? जो अम्बेडकर लीड टू मूवमेंट डिमांडिंग द दलित एक्सेस ऑफ टेम्पल एंड है ना? ये टेम्पल टैंक से फाइनली उसको मतलब ये चीज़ में एंट्री मिली। अब आते हैं यही काम इनका आपको याद रखना फिलहाल। आते हैं आप दूसरे नाम ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है ईवी रामास्वामी नेकर जिसको हम पेरियार्स के नाम से जानते हैं, इसी को हम पेरियार्स कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो थे मेरे भाई ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन्होंने कराया था, नोन है जिसको हम पेरियार कहते हैं और ये भी मिडिल क्लास से थे, है ना? तमिल फैमिली से हुआ करते थे। ये मतलब कि स्क्रिप्ट लिखा करते थे संस्कृत स्क्रिप्ट। सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट द कांग्रेस फेस्ड जब देखो ये जो थे ध्यान रखिएगा जो पेरियार थे, ये कांग्रेस के कहीं न कहीं लीडर थे, यानी ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लीडर थे। लेकिन जब ये गए वहाँ पे कांग्रेस के फीस्ट में जब गए, तो इनका जो सीट था मेरे भाई वो सब देखो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसको एक कोने में अकेले से इसको सीट दे दिया कि भाई क्योंकि भाई एक लोअर कास्ट के थे, तो उस समय देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चल रहा है। तो जब इन्होंने ये चीज़ देखा कि भाई हमें तो अभी भी मतलब कास्ट सिस्टम के हमें अलग कर दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया भाई उस पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया। आपसे पूछा जाता है इसमें से बताएँगे कौन ऐसे नेता थे, कौन ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था डिस्क्रिमिनेशन की वजह से? तो आप क्या बोलेंगे? पेरियार साहब ने छोड़ दिया था। ठीक? अब आते हैं देखो इन्होंने लेफ्ट पार्टी को लेफ्ट कर दिया मैंने बताया। अब आते हैं इन्होंने फिर आगे क्या किया? फिर यही जो पेरियार साहब थे इन्होंने स्टार्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपसे पूछा जा सकता है बताएँगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था? आप क्या बोलेंगे? पेरियार साहब ने स्टार्ट किया था। और ये डिग्निटी है ना ये ले फिर इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी भाई टच मतलब लड़ाई मतलब मूवमेंट वो स्टार्ट कर दिया अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसका बिलीव था क्या भाई
कि जो द्रविडियंस थे वो ओरिजिनल इन्हिबिटर है, इंडिया के जो ब्राह्मण है वो लेटर आर्यन इन्हिबिटर है, जो ब्राह्मण इम्पोज्ड कल्चर एंड रिलीजन ऑन देम, जो ब्राह्मण से उन्होंने अपना कल्चर को इम्पोज कर दिया और रिलीजन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्रिटिसाइज होते थे, जैसे कि रामायण, भगवत गीता एंड मैंने नेक्स्ट देखोगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल सा देखिए पेरियार मतलब ऑन वुमेन, इनके बारे में आप एक चीज और याद रखिएगा, दो चीज आपको याद रखना है कि पेरियार साहब एक मिडिल क्लास के हुआ करते थे, वो कांग्रेस के कहने के थोड़ा बहुत पार्टी वगैरह हुआ करते थे, और जब वो मतलब कि गए होंगे किसी फंक्शन वगैरह में, तो उसका जो है कि सीट को अलग कर दिया, जिसका उसे बहुत बुरा लगा। उसने क्या किया भाई, उसने पार्टी को ही छोड़ दिया। जब पार्टी को उन्होंने छोड़ा तो फिर उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं स्टार्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इतना आपके एग्जाम में आएगा, बाकी इसको डिटेल में आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने की ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। चलिए अब यहाँ पे फाइनली देखो, ये आप अगर इतना भी आप याद कर लीजिएगा मोर देन इनफ है। ये देखो ये मैंने स्टार पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। जो फुले थे वो कास्ट इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, बाकी इसका बुक आपको याद रखना है। जो अंबेडकर साहब थे इन्होंने राइट एंड डिग्निटी ऑफ दलित की इन्होंने लड़ाई की, और जो पीरियड थे इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के से इन्होंने लड़ाई की, ठीक, याद रखिएगा ये सारी चीजें। आते हैं अब कुछ स्टेटस आपसे पूछा जाता है, सतनामी मूवमेंट बताओ कहाँ पे हुआ था भाई, ये सेंट्रल इंडिया में हुआ था, इसके लीडर कौन थे आपको याद रखना है। उसके बाद जो ये थी ईस्टर्न बंगाल, ये इसके लीडर कौन थे, ये सारी चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं क्या ही समझाऊं, आप इसे बस याद कर लेना, ये सारा चीज आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अब आते हैं इस सारा का कॉमन मतलब फीचर क्या था भाई, सिंपल था भाई, जो भी लोअर कास्ट हुआ करते थे, नॉन ब्राह्मण लोग होते थे, उसको मतलब कहीं न कहीं अनटीचेबिलिटी हुआ करती थी उसके साथ में, तो उस सबको कहीं न कहीं खत्म करना था। इनका एम सिंपल सा था भाई, है ना, रिमूव द प्रेशर इनवाइटेड जो अपर कास्ट कंटेंट बिल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी अमंग द अपोज कास्ट, ये इनका कुछ ये रोल था। अब आते हैं देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप देखिए मैंने आपको बताया है कि ब्राह्मण समाज के बताएंगे फाउंडर कौन है, आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया, राजा राम मोहन राय इसके फाउंडर हैं, और इसका बिलीफ मैंने ऑलरेडी सही बता दिया है। और अगर आप देखोगे यंग बंगाल मूवमेंट, इसके लीडर कौन है भाई, हेनरी लुइस है ना, हेनरी लुइस इसके लीडर हैं। उसी टाइप से आप देखेंगे रामाकृष्ण मिशन, इसके फाउंडर कौन है मेरे भाई, किसने ये मिशन किया था भाई, स्वामी विवेकानंद। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको बस नाम याद रख लीजिए, और बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। जो प्रार्थना समाज है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ भाई, बम्बई में स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखेंगे वेदा समाज, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मद्रास में ये स्टार्ट हुआ था। ये इंस्पायर होते किससे, ब्राह्मण समाज से इंस्पायर थे, इनका बिलीफ था कि भाई वन गॉड पे इसका बिलीफ था। ये दो चीज आप इसमें याद रखिएगा वेदा समाज में। आते हैं अलीगढ़ मूवमेंट, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मूवमेंट को लीड कौन कर रहे थे, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट को लीड कौन करते थे, सर सैयद अहमद खान, ये चीज आप याद रखना है। और सिंगल शबा मूवमेंट, ये भी मतलब कि ये आपसे पूछा जाता है, बताएंगे इसमें से सिख के लिए कौन सा मूवमेंट था भाई, आप क्या बोलेंगे, सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट थे, ये स्पेशली सिख लोगों ने इन्होंने किया था। यही आपके लिए बस याद रखने की जरूरत है। अगर अभी तक भी आपको कुछ भी दिक्कत है तो मेरे दोस्त आप क्या करना है, ये वाला जो मैं आपको स्लाइड दे रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 स्लाइड दूंगा, ये 3 स्लाइड का भी याद कर लेना, इससे आपको एग्जाम में बाहर देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। राजा राम मोहन राय इन्होंने अपोज किसी को, सती प्रथा को इन्होंने अपोज किया, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और फाइनली जो सती प्रथा एबोलिशन एक्ट कब आया था भाई, 1829 में आया था। ईश्वर चंद्र भाई ये किसको सपोर्ट करते थे, विडो मैरिज को सपोर्ट करते थे। फाइनली ये एक्ट कब आया था, 1856 में आया था। ज्योतिबाई फुले जो थे ये इन्होंने ओपन स्कूल किया था, और किसके लिए भाई, गर्ल्स और लोअर कास्ट के लिए। यही सब चीज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो कास्ट रिफॉर्मर के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ज्योतिबाई फुले इन्होंने कौन सा बुक लिखा, ये बुक आपसे पूछा जाता है भाई, कौन, गुलामगिरी, ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया है, याद रखना ये बुक है। ये सारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ब्राह्मो समाज है ना, ये है ऑलरेडी यंग बंगाल मैंने बता दिया, ये सारा चीज यहाँ पे वन लाइनर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा ये सारी चीजें। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा मेरे दोस्त। मैं आपको फिर लास्ट में यही कहूंगा, आपको बस इसमें नाम याद रखना है, किसके कौन फाउंडर है, किसने कौन सी बुक लिखी, ये 3-4 पॉइंट इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आता है, इसलिए अब मैंने जितना पढ़ा दिया है, स्लाइड में बहुत चीज़ थी लेकिन हर चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, जो आपके एग्जाम में वो चीज़ पढ़ने की जरूरत है आपको। तो मैंने जो जो बोला है, जहाँ मैंने स्टार पॉइंट लगा उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी डाउट, कोई परेशानी आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट से चाहिए तो कंप्लीट एसएसटी का नोट्स आपको मिल जाएगा 49 रुपीज़ में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, अपना नाम बताएंगे, कौन सा नोट्स है वो बताएंगे, आपको वहाँ पे नोट्स शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।